नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा रोज़ाना का हमारा कार्यक्रम दी तारीख। दोस्तों, समय की नाव पर सवार होकर तारीख का यह सफ़र आज आ चुका है 25 जून। अगर इतिहास की तरफ हम अपने कैलेंडर को घुमाएं तो आज से 48 साल पहले 24 जून 1975 की मध्य रात्रि को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। घोषणा सुबह रेडियो के माध्यम से की गई, किंतु मध्य रात्रि को तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने पेपर पर साइन कर इमरजेंसी तत्काल प्रभाव से लागू कर दी थी। आज के तारीख के इस एपिसोड में हम इमरजेंसी की मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे। दोस्तों, साल था 1975। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी देश भर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं और अगले 2 सालों के लिए लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। ढेरों अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है और इतिहास के इस हिस्से को काला धब्बा माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी पर। लेकिन एग्जैक्टली क्या रीज़न था इमरजेंसी लागू करने के पीछे? क्यों इसे लागू किया गया था और क्यों इसे इतना खौफनाक माना जाता है? आइए इस वीडियो से हम इस इवेंट्स की गहराई को जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1975 में पहली बार देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। इससे पहले भी 1962 के इंडो चाइना वार में एवं 1971 के इंडो पाक वार में भी इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी। हालांकि 1975 वाली इमरजेंसी इन दोनों से काफ़ी अलग थी। इमरजेंसी लागू होने का कोई एक कारण नहीं था, कई सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट थे जिनके आउटकम के रूप में देश को इमरजेंसी देखने को मिली। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स 1969 से शुरू होते हैं, जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी और 4th 5 ईयर प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा था। 1969 में कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती है कि 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया जाएगा, यानी प्राइवेट बैंक से ओनरशिप सरकार अपने हाथों में ले लेगी। इस डिसीजन का बहुत से उद्योगपतियों ने विरोध किया, जिनमें से JRD टाटा भी एक थे। उस समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक शेयर होल्डर्स थे रुस्तम सी कूपर। वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं इस डिसीजन को लेकर और सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि 14 बैंकों का जो नेशनलाइजेशन किया जा रहा है ये शेयर्स होल्डर्स के खिलाफ अनफेयर हो रहा है और कोर्ट के द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ से शुरू होती है इंदिरा गांधी सरकार वर्सेस कोर्ट की लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने जब इंदिरा गांधी सरकार के इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया तो अगले साल सरकार एक अमेंडमेंट लेकर आई कॉन्स्टिट्यूशन में और इस संविधान संशोधन ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया। इसके कुछ सालों बाद ही एक और सिमिलर केस हुआ इंदिरा गांधी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में प्रीवी पर्स को लेकर। प्रीवी पर्स एक पेमेंट हुआ करती थी जो रॉयल फैमिली को दी जाती थी सरकार के द्वारा। दरअसल आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतें जब भारत में सम्मिलित हुईं तब सरकार ने उनसे वादा किया था कि आपकी राजशाही जाने के बाद भी आपको एक निश्चित राशि सरकार द्वारा राज परिवार को दी जाती रहेगी। इंदिरा गांधी को यह पेमेंट करना पसंद नहीं आया तो उनकी सरकार ने एक बिल लाकर प्रीवी पर्स को ख़त्म करने की कोशिश की।
लेकिन ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। अब इसके लिए सरकार ने एक और नई तकनीक अपनाई और घोषणा की, राज परिवार या रॉयल फैमिली को आज से रिकग्नाइज ही नहीं किया जाएगा। इसका मतलब देश में कोई भी रॉयल फैमिली बचेगी ही नहीं, तो प्रीवी पर्स भी नहीं देना पड़ेगा। एक बार फिर से बात सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद आप गैस कर ही सकते हैं क्या हुआ होगा। इंदिरा सरकार ने एक और संविधान संशोधन लाकर प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रिवर्स कर दिया। ये 1971 में हुआ। जो उस समय की रॉयल फैमिली थी इस डिसीजन से नाराज़ थी। उन्होंने इस डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की सोची। इलेक्शन लड़कर नवाब ऑफ पटौदी थे उस वक्त के मंसूर अली खान पटौदी, क्षमा कीजिए मंसूर अली खान पटौदी, जो कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के पापा थे। वो गुड़गांव से इलेक्शन लड़े, लेकिन उन्हें महज 5% ही वोट मिल सके। दूसरी तरफ एक और फैमिली थी, विजय राघव सिंधिया एवं माधव सिंधिया की। इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा और इन्होंने 1971 के इलेक्शन में जीत भी दर्ज की। तभी से सिंधिया फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। 1971 वो साल भी था जब इंडिया पाकिस्तान वार हुई थी, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा था। महंगाई बढ़ी और जो ज़रूरी उपभोग की चीज़ें थीं उनका प्राइस भी तेज़ी से बढ़ा। इस समय तक कांग्रेस पार्टी भी बहुत पावरफुल बन चुकी थी और उसके अंदर करप्शन भी बहुत देखने को मिल रहा था। स्टेट गवर्नमेंट में करप्शन की और बुरी हालत थी। 1974 में गुजरात के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे चिमन भाई पटेल। उनका एक बड़ा घोटाला सामने आया था कि उन्हें लोग चिमन चोर करके बुलाने लगे थे। गुजरात में सड़कों पर आकर नागरिकों ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया। इसे नवनिर्माण मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। गुजरात की जनता की तरफ से ये स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि उस समय की स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जाए। इंदिरा गांधी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इससे एक साल पहले 1973 में भयंकर क्रूड ऑयल क्राइसिस देखने को मिलती है, जिससे क्रूड ऑयल का रेट 300% तक बढ़ जाते हैं। एक बार फिर से आम आदमी की पॉकेट पर असर पड़ता है। इसी साल गुजरात की तरह ही बिहार में भी छात्र आंदोलन होता है। छात्र खाना और टिफ़िन के रेट बढ़ने से नाराज़ थे। छात्र आंदोलन को लीड कर रहे थे जेपी नारायण, जो धीरे धीरे जन आंदोलन बनता जा रहा था और बिहार सरकार को भी डिसॉल्व करने की मांग तेज़ी से उठने लगी। इसके अलावा एक और सामाजिक कार्यकर्ता थे जॉर्ज फर्नांडिस। उनके द्वारा 3 दिन की रेलवे स्ट्राइक करवाते हैं। रेलवे वर्कर्स को बेटर वर्किंग कंडीशन और बेटर सैलरी को करने के लिए 17 लाख से ज़्यादा वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हैं और यह उस वक्त का दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट बन जाती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। ये कुछ नारे थे जो उस प्रोटेस्ट में उठाए जा रहे थे। एक साल बीत जाता है लेकिन इंदिरा के तेवर नरम नहीं पड़ते। उल्टा वो कहती हैं ये प्रोटेस्ट है, ये डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं, ये फॉरेन फंडेड हैं, एंटी नेशनल मूवमेंट हैं। लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। लगातार स्ट्राइक्स, भयंकर इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट और करप्शन के एलिगेशन। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या स्थिति रही होगी 1975 में।
मानो इतना सब काफ़ी नहीं था कि मार्च 1975 में इंदिरा गांधी को एक और झटका लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। दरअसल बात ये थी कि इंदिरा गांधी के खिलाफ पिछले 2 साल से एक केस चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इस केस को फाइल किया गया था एक सोशल इलेक्शन कैंडिडेट राज नारायण के द्वारा, जो इलेक्शन में खड़े हुए थे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट रायबरेली सीट से 1971 के इलेक्शन में। राज नारायण ने सीधा आरोप लगाया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर कि इन्होंने अपनी इलेक्शन की सीट अनफेयर तरीके से जीती है। 14 क्राइम रिपोर्ट किए गए इंदिरा गांधी के खिलाफ, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे, केवल उनके 2 क्राइम के लिए गिल्टी ठहराया गया कोर्ट के द्वारा। इनका पहला क्राइम था कि इन्होंने चुनाव के दौरान यूपी सरकार के संसाधनों का यूज़ करके बड़ा सा स्टेज बनाया था भाषण देने के लिए। और दूसरा क्राइम ये था कि इन्होंने इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर को बनाया था, जो उस समय गवर्नमेंट कर्मचारी थे, जो कि गलत भी था। सिर्फ इन्हीं 2 क्राइम की वजह से कोर्ट ने इंदिरा गांधी की लोकसभा सीट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था और इंदिरा गांधी को लोकसभा से हटा दिया था। उस वक्त अखबारों में छपा था कि ये जो कोर्ट का डिसीजन है ये ऐसा है कि एक प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी से हटा दिया गया हो एक ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने की वजह से। बेसिकली वो कह रहे थे ये जो गुनाह था वो काफ़ी छोटा था, किंतु सज़ा मुकर्रर की गई थी वो काफ़ी बड़ी थी। ये फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, इसलिए इंदिरा गांधी इस जजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट गईं अपील करने के लिए। अपोजिशन ने इस मौके का खूब फ़ायदा उठाया और सड़क पर उतर गए कि अब करप्ट प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय 12 जून 1975 को आया था और 24 जून के बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह था। इंदिरा गांधी की अपील इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई थी। कोर्ट ने कहा उनकी सारी प्रिविलेज छीनी जा सकती हैं, वे वोट नहीं कर सकती, इलेक्शन में खड़ी नहीं हो सकती अगले 6 सालों के लिए, लेकिन अगली हेयरिंग तक वो प्राइम मिनिस्टर बनी रह सकती हैं। कोर्ट के यह कहते ही सड़कों पर हल्ला मच गया। अपोजिशन का प्रोटेस्ट और भी फ्रिक्वेंसी से होने लगे। इन प्रोटेस्ट में जेपी नारायण का प्रोटेस्ट भी चल रहा था। उन्होंने स्टूडेंट को आंदोलन में आने के लिए आह्वान किया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी अपने कुछ मिनिस्टर्स से कंसल्ट करती हैं और उनकी एडवाइस पर एक रिटर्न नोट भेजती हैं उस वक्त के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को कि वो देश में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, और प्रेसिडेंट पेपर साइन करने के साथ ही देश में इमरजेंसी लागू हो जाती है। ढेरों अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। इनमें मुरारी जी देसाई, जेपी नारायण, LK आडवाणी, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता भी शामिल थे। सरकार पावर सप्लाई बंद कर देती है न्यूज़पेपर ऑफिस की उस रात को, ताकि अगले दिन कोई न्यूज़ ना छप सके। 26 जून का हिंदुस्तान टाइम्स का मुख्य पृष्ठ ब्लैंक ही आता है, इमरजेंसी की गवाही देता हुआ। पूरा फ्रंट पेज को ब्लैंक रखा जाता है। इसी सुबह रेडियो पर मैडम प्राइम मिनिस्टर द्वारा इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। अगले 2 साल में जो होता है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इस समय को डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी करके बुलाया जाता है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है और जो प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1 लाख से ज़्यादा निर्दोष लोगों को जेल में ठूस दिया जाता है। RSS और जमात इस्लामी जैसी कई ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाता है।
यहाँ तक कि कुछ कांग्रेस लीडर्स जो इमरजेंसी और इंदिरा गांधी के अगेंस्ट बोल रहे थे, उन्हें भी पद से हटाकर गिरफ्तार करवा दिया जाता है। एक और भयानक चीज़ जो इस समय देखने को मिलती है वो है नसबंदी, मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम। इसे शुरू किया गया था इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के द्वारा। अगर आपने हमारी संजय गांधी सीरीज का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वो आपके लिए निश्चित ही वैल्यूएबल रहेगा, आपके ज्ञानवर्धन में सहायक होगा। संजय गांधी के जीवन से जुड़े कुछ किस्से हमने उसमें शेयर किए हैं। मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम के तहत देश की पॉपुलेशन को कम करने के लिए सरकार ज़बरदस्ती कुछ आदमियों को बड़े ही अनसेफ तरीके से स्टेरिलाइज करती है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दोस्तों, कुछ लोगों की राय में देश में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान सारी ट्रेनें हमेशा समय पर आती थीं, सारे कर्मचारी ऑफिस टाइम से पहुंचते थे और बिजनेस भी बड़ी रफ्तार से दौड़ने लगे थे। इसके पीछे शायद एक सिंपल रीज़न यही होगा कि ना तो अब स्ट्राइक हो रही थी, ना प्रोटेस्ट, और डर का माहौल के कारण लोग अपना अपना काम भी पूरी ईमानदारी से कर रहे थे। 21 मार्च 1977 को फाइनली इमरजेंसी को कॉल ऑफ कर दिया जाता है और इलेक्शन बुलाए जाते हैं। इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों अपनी सीटें हार जाते हैं और जनता पार्टी की पहली बार पावर में आती है। ये पहला मौका था जब कोई गैर कांग्रेसी सरकार आज़ाद भारत में अपनी सरकार बनाई हो। जनता पार्टी की सरकार का किस्सा फिर किसी अन्य वीडियो में करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आज्ञा दीजिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा यह किताब वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।